स्वागत है आपका आयुष्मान क्लासेस में और आप देख रहे हैं अभिलाषा बायोलॉजी। आज हिंदी माध्यम बच्चों के लिए चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मैं लैंगिक जनन के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में बात कर लिया है। अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधियां थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन कहते किसे हैं? लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण बनते हैं और यंग वंश का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन को डिफाइन अगर हम लोग करें तो ये क्या है? जनन का वह प्रकार जिसमें क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। तत्पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि लैंगिक जनन में कि मुख्य घटना क्या है? तो युग्मकों का संलयन। मुख्य घटना क्या है? तो युग्मकों का संलयन। और युग्मकों के संलयन को हम जानते हैं क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो और युग्मक की बात हम करें तो युग्मक है, इसका मतलब है कि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक होंगे। नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होंगे। तो युग्मकों की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक जीव जो होते हैं उसे हम कहते हैं द्विलिंगी। एक प्रकार के जीव होते हैं उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। इंग्लिश में से बाइसेक्सुअल कहा जाता है। द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर पे दोनों युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक भी होते हैं, नर युग्मक का भी निर्माण होता है यहाँ पे, और मादा युग्मकों का भी निर्माण होता है। मादा युग्मक भी बनते हैं और नर युग्मक भी बनता है। तो इस प्रकार के जीव को हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुओं के शरीर पे मादा जनन अंग भी होता है और नर जनन अंग भी होता है। जब दोनों जनन अंग उपस्थित हो तो दोनों युग्मकों का निर्माण भी एक ही शरीर पे होगा। तो इस प्रकार के जीव को हम द्विलिंगी कहते हैं। पुष्प भी द्विलिंगी होते हैं, जैसे अड़हुल का फूल है, बाकी बहुत सारे पुष्प द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी का मतलब होता है कि जिसपे नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही शरीर पे उपस्थित हो, उस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। और एक दूसरे प्रकार का जीव होता है जिसे हम कहते हैं एकलिंगी। उसे हम क्या कहते हैं? एकलिंगी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा एकलिंगी जीव कैसे जीव होते होंगे? ऐसे जीव जिनके शरीर पे सिर्फ एक जनन अंग हो, जिसके शरीर पे सिर्फ एक ही युग्मक का निर्माण होता हो, इस प्रकार के जीव को हम एकलिंगी कहते हैं। या तो यहाँ नर युग्मक का निर्माण होगा, या फिर मादा युग्मक का निर्माण होगा। दोनों एक साथ यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे। जैसे इसमें हम लोग मानव देखते हैं। मानव में बहुत सारे मैमल्स हैं, घोड़ा, हाथी, बहुत सारे जंतु भी हैं जो एकलिंगी होते हैं। मानव भी इसमें आते हैं। इसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होती हैं। तो युग्मकों का निर्माण भी अलग अलग शरीर पे होता है। तो या तो नर जनन अंग होगा एक शरीर पे, या फिर मादा जनन अंग होगा। तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं? एकलिंगी जीव कहते हैं। एकलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनपे सिर्फ एक ही जनन अंग हो, और द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनपे दोनों जनन अंग हो। अब इसके बाद हमें थोड़ा इसमें जानना है कि ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो जनरली उन जीवों में होती है जो संरचनात्मक तरीके से काफी विकसित होते हैं, जो एक तो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होने के साथ काफी विकसित होते हैं। उन जीवों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। अब लैंगिक जनन जिन जीवों में होता है उनके जीवन को हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। तो हम लोग जीवन की अवस्था भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जीवन की अवस्थाएं क्या होती हैं। इसको मैं मिटा रही हूं। जीवन की अवस्था आप देख लो। जीवन को लैंगिक जनन करने वाले जीव की जीवन अवस्था। तो जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनके जीवन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो उनके जीवन को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है।
कोई भी जीव जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, विकसित होता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस है, ये होना ही है। बट प्रजनन जनन के हिसाब से उनके जीवन को हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जो सबसे पहला चरण होता है उसको हम कहते हैं किशोर चरण। जो सबसे पहला चरण है इसको हम कहते हैं किशोर चरण। किशोर चरण में कोई भी जीव जन्म लेता है और अपने में वृद्धि करता है, और तब तक जब तक कि पूर्ण तरीके से वृद्धि ना कर जाए, लैंगिक अंगों का उसमें विकास पूर्ण तरीके से ना हो जाए, तब तक के चरण को हम क्या कहते हैं, किशोर चरण कहते हैं। जैसे इसमें पुष्प आते हैं, पुष्प तब तक किशोर चरण में रहते हैं जब तक उनके अंदर पुष्पों का निर्माण शुरू नहीं हो जाता है। जीव जंतु जो भी है तब तक किशोर चरण की अवस्था में होते हैं जब तक उनके अंदर लैंगिक परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो पहला अवस्था होता है उसे हम किशोर चरण कहते हैं। दूसरा जो अवस्था उसको हम प्रजनक चरण कहते हैं। प्रजनक चरण, प्रजनक चरण क्या होता है? तो प्रजनक चरण किशोर चरण की समाप्ति के बाद प्रजनक चरण का प्रारंभ होता है। प्रजनक चरण में जो जीव होते हैं उनके अंदर लैंगिक अंगों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। नर में नर लैंगिक अंगों का परिवर्तन होता है और मादा में मादा लैंगिक अंगों का परिवर्तन होता है। जंतु में द्वितीयक वृद्धि जिसको बोलते हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो आता है, युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है, और नर में उनका मूछे, दाढ़ी, एडम्स एप्पल, स्पर्म का फॉर्मेशन, ये सब शुरू हो जाता है नर में। इसके अलावा पुष्पों में भी प्रजनन चरण प्रारंभ होता है। पुष्पों में प्रजनन चरण कब प्रारंभ होता है? तो जब उनके अंदर पुष्पन प्रारंभ हो जाती है, जब उनके अंदर पुष्प आने शुरू हो जाते हैं तो पुष्पों में उसका प्रजनन अवस्था शुरू हो जाता है। और तीसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं जीर्णावस्था। इसको जीर्णावस्था भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सेनेसेंस कहा जाता है। जीर्णावस्था, तो जीर्ण से आपको पता ही चल रहा होगा कि जीर्णावस्था में जीर्ण शीर्ण हो जाता होगा शरीर, मतलब कि कमजोर हो जाता है और फाइनली शरीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो प्रजनक चरण की समाप्ति के बाद जीर्णावस्था प्रारंभ होता है। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और कोशिकाओं की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात जीव की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो लैंगिक जीवन करने वाले जो जीव होते हैं उनके जीवन को हम 3 अवस्था में विभाजित करते हैं, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था। अब यहाँ पे हम लोग प्रजनक चरण की बात कर रहे थे। प्रजनक चरण में कुछ पौधों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों के प्रजनक चरण के बारे में हमने बात किया कि कुछ पौधे के प्रजनक चरण एक ही सीजन में शुरू हो जाते हैं। पौधे उगते हैं, उनके में किशोर चरण की शुरुआत होती है और तुरंत ही उसमें पुष्पन भी प्रारंभ हो जाता है। कुछ पौधों में तुरंत पुष्पन शुरू हो जाता है। तो पुष्पन के आधार पर भी पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक पौधे होते हैं जिनको 1 वर्षीय कहते हैं। एक पौधे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, 1 वर्षीय कहते हैं। 1 वर्षीय, एनुअल कहते हैं, 1 वर्षीय। एक पौधा होता है जिसको हम द्विवर्षीय कहते हैं, द्विवर्षीय कहते हैं। और एक पौधा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय कहते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में पौधों को विभाजित किया गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय पौधे कैसे होते हैं? 1 वर्षीय पौधे वो होते हैं जो एक ही सीजन में अपने तीनों चरण को पूर्ण कर लेते हैं। किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था, तीनों चरण को इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 वर्षीय पौधे एक ही सीजन में, एक ही वर्ष में अपने तीनों चरण को समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरह के पौधे को हम 1 वर्षीय कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक सीजन में अपने किशोर चरण को पूर्ण करते हैं और दूसरे सीजन में इनका प्रजनक चरण प्रारंभ होता है। तो ये पूरा अपनी लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट करते हैं, 2 फेज में अपने तीनों चरण को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार का पौधा होता है जिसे हम बहुवर्षीय कहते हैं। इन पौधों में किशोर चरण बहुत लंबा जाता है। किसी किसी पौधे में 1 साल, किसी किसी पौधे में 4 साल। जैसे आप आम देखते होंगे, जो ट्रेडिशनल आम हमारे घरों में रहते हैं, वो 4 साल 5 साल के बाद उनके अंदर मोजर, उनके अंदर पुष्पन प्रारंभ होता है। तो इस तरह के पौधों को हम बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। एक बार यहाँ पुष्पन प्रारंभ होता है तो ये हर साल अपने काम करते हैं और बहुत लंबे समय तक ये अपना
जो इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, प्रजनन चरण होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो बहुवर्षीय पौधों में कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी, जिसमें हम लोग बांस का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बम्बू ट्री के बारे में। जो बांस जो 50 से 100 साल के अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है। 50 से 100 साल के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है, एक ही बार पुष्प देता है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो इसका जो पूरा लाइफ होता है वो किशोर चरण ही होता है, बस एक बार इसके लाइफ में प्रजनन चरण आता है, जिसे हम 50 से 100 साल के अंदर में कभी भी देख सकते हैं। एक और पौधा होता है जिसे हम कहते हैं नीला कुरेंजी। कौन सा पौधा होता है? नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो ऐसा पौधा है जो पहाड़ी एरिया में पाया जाता है और 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है। 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल पौधे हैं जिनके लाइफ साइकिल में जो प्रजनन चरण है वो एक ही बार आता है। तो इसको आपको पढ़ना होगा, ये आपके एमसीक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हमने लैंगिक करने वाले जीवों के जीवन के चरण को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो युग्मकों का निर्माण होता है, आपने देखा था कि लैंगिक जनन में जो मेन इवेंट है वो क्या है? तो युग्मकों का संलयन। तो युग्मकों का निर्माण भी होता होगा। तो इसके अंदर युग्मकों के निर्माण के आधार पे जो मादाएं होती हैं उनके में 2 चक्र चलते हैं। देखते हो चक्र कैसा होता है और उसे क्या कहते हैं हम? 2 चक्र चलता है जिसके पश्चात मादा के अंदर युग्मकों का निर्माण। एक को बोलते हैं हम लोग मध्य चक्र, एक को बोलते हैं मध्य चक्र। मध्य चक्र को हम लोग इंग्लिश में ईस्टर साइकिल कहते हैं। और एक चक्र होता है जिसे हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र, ये चक्र पूर्ण करने के बाद ही मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। मध्य चक्र किसमें होता है? तो मध्य चक्र जितने नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, नॉन प्राइमेट कैटेगरी के, उनके मादाओं के अंदर ईस्टर साइकिल यानी मध्य चक्र चलता है। साल में किसी खास मौसम में ही इनके अंदर मध्य चक्र चलता है, जिसके पश्चात मादा युग्मक का निर्माण होता है। इनको सीजनल ब्रीडर्स भी हम कहते हैं। तो ये मध्य चक्र किसमें होता है? नॉन प्राइमेट में, नॉन प्राइमेट की मादा में। तो नॉन प्राइमेट की मादा कौन कौन सी? नॉन प्राइमेट किस कैटेगरी के जीव हैं? नॉन प्राइमेट की मादा, नॉन प्राइमेट किस कैटेगरी के जीव हैं? तो ये जनरली इसमें जो जितने कैटल्स है वो आते हैं, जैसे गाय है, गाय, भैंस है ना, गाय, भैंस इत्यादि, सुअर इत्यादि, ये सब क्या है? मध्य चक्र इनके अंदर चलता है और इनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। दूसरा चक्र चलता है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो प्राइमेट की मादा में होता है, प्राइमेट की मादा में होता है। और प्राइमेट कौन सा स्तनधारी है? तो प्राइमेट में हमारे बंदर आते हैं, बंदर, वनमानुक है ना, वनमानुष आते हैं। इसके अलावा मानव भी आता है, इसमें मानव भी इसी में आता है। तो मानव की मादा भी इसी में आती है, प्राइमेट कैटेगरी में आती है। और प्राइमेट में कौन सा चक्र चलता है? ऋतुस्राव चक्र चलता है। मध्य चक्र में हम देखते हैं जनरली कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। चक्र पूर्ण होने पे जब युग्मक का निर्माण होता है और उस युग्मक का जब निषेचन नहीं हो पाता है, तो इसके पश्चात जो लॉस होता है उसमें हमें किसी भी प्रकार का रक्त या खून दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऋतुस्राव चक्र में प्राइमेट की मादा के अंदर जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है मादा युग्मक के में, तो उसके पश्चात ब्लड लॉस होता है और ये अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 चक्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऋतुस्राव चक्र के बारे में तो हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। इस तरह से अब इसके बाद जो आपको मेन पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लिया लैंगिक जनन भी क्या होता है, और अलैंगिक जनन को तो काफी अच्छे से ही पढ़ लिया है। तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ कि एक डेटा बनाओगे घर में, और डेटा बना के उसको डिफरेंस देखोगे कि अंतर क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चीज को आप खूब अच्छे से डिफ्रेंशिएट करोगे, हर पॉइंट को कवर करोगे, कम से कम 10 पॉइंट तो होनी चाहिए।
और इसके आधार पे आप अपना ये असाइनमेंट में दे रही हूँ, घर पे बैठे ये करना है, इसको याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ लें कि जो लैंगिक जनन की घटना होती है वो कितने चरण में कंप्लीट होती है। तो अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में टॉपिक हमारा रहेगा लैंगिक जनन की घटनाएं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन इवेंट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में क्या हुआ, तो युग्मकों का संलयन। तो कितने चरण में ये कंप्लीट होगा? युग्मकों के संलयन से पहले युग्मकों का निर्माण हुआ होगा और उसके बाद उनका स्थानांतरण भी हुआ होगा। तो एक तो निषेचन की पूर्व घटना में ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, फिर दूसरा जो मेन इवेंट है निषेचन पढ़ेंगे, और उसके बाद निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होता है ये पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में मुख्यतः विभाजित किया गया है। पहला जो घटना है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना। दूसरा जो घटना होगा उसे हम कहेंगे निषेचन, उसे हम क्या कहेंगे? निषेचन। और जो तीसरा घटना होगा उसे हम कहेंगे निषेचन पश्च घटना। क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो मेन 3 घटना है हमारे लैंगिक जनन के अंदर में। निषेचन पूर्व घटना में हमने अभी भी बात किया कि क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन से इवेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। इसके अंदर 2 मेन घटना के बारे में मैं चर्चा करूंगी कि क्या क्या होगा। युग्मकों का निर्माण होगा। तो युग्मकों का निर्माण को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। नर जनन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जनन कोशिका में मादा युग्मक का निर्माण होगा, और इसी निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने के बाद युग्मकों का स्थानांतरण भी होगा, तभी तो निषेचन होगा। तो युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण ये एक मेन इवेंट होगा। तो आप निषेचन पूर्व घटना में 2 मुख्यतः घटनाएं होंगी, 2 मुख्य काम होंगे, युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन के अंदर में और युग्मकों का स्थानांतरण। इसके बाद जो मेन घटना होगी उसे हम कहेंगे निषेचन, जो कि मेन घटना है। निषेचन में क्या होगा? निषेचन में युग्मकों का संलयन होगा, और युग्मकों के संलयन को हम क्या कहते हैं? सीनगेमी। युग्मकों के संलयन को हम क्या कहते हैं? सीनगेमी। युग्मकों के संलयन को नर युग्मक के मादा युग्मक के साथ जब संलयन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सीनगेमी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन जनरली 2 तरह से होता है, एक बाह्य निषेचन होता है और एक अंतर निषेचन होता है। तो इसे भी हम देख लें, 2 प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे, बाह्य निषेचन और दूसरा पढ़ेंगे हम अंतर निषेचन। कभी कभी निषेचन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपसे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। निषेचन 2 तरह से देखा जाता है, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन कब होगा? तो जब यह नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होगा, तो इस प्रकार के निषेचन को हम अंतर निषेचन कहते हैं। निषेचन जब मादा शरीर के अंदर होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतर निषेचन कहेंगे। जैसे कि हम मानव में होता है, जो उच्च जाति के जो स्तनधारी हैं उनमें होता है, बर्ड्स में भी होता है, रेप्टाइल्स में, पंछी में भी होते हैं, सरीसृप वर्ग के जंतुओं में भी होता है। तो इन सभी में अंतर निषेचन देखने को मिलता है। जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो मादा शरीर के अंदर में निषेचित होते हैं। लेकिन कुछ जीवों में बाह्य निषेचन भी देखने को मिलता है, जैसे जितने भी एक्वेटिक जलीय जीव जो होते हैं, जिसमें मछली आती है, जिसमें मेढक आते हैं, ये लोग क्या है, ये इनके अंदर जो मादा युग्मक और नर युग्मक को मादा शरीर के अंदर निषेचित नहीं होता है। ये निषेचन पानी के ऊपर मादा शरीर से बाहर होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बहुत बार इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो जीवों के जो
क्षमता होती है जीने की किसमें ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है अंतर्निषेचित जीवों में जीवन की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि ये मादा शरीर के अंदर में विकसित होते हैं, तो ये ज्यादा रक्षात्मक माहौल में विकसित होते हैं, तो ये जल्दी से ये बेकार नहीं होते, इनकी मौत नहीं होती है जल्दी। लेकिन बाह्य निषेचन में बहुत सारे अंडों की ऐसे ही बर्बादी हो जाती है, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत सारे शिकारी और जो वातावरणीय जो परिवर्तन होता है उनके वजह से वो बहुत सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जीवन की क्षमता अंतर्निषेचन करने वाले जीवों में ज्यादा होती है कंपेयर टू द जो बाह्य निषेचन जीव करते हैं। तो इस तरीके से निषेचन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निषेचन पश्च घटना में क्या क्या होता है। तो निषेचन पश्च घटना में हमने कहा कि जब यहाँ सीनगेमी होगा तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होगा, इसको तो हमने सीनगेमी कह दिया। संलयन के पश्चात हमने बात की थी कि युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज को इंग्लिश में हम जायगोट कहते हैं। जायगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि द्विगुणित रचना होती है। और युग्मनज के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है जिसको हम क्लीवेज फॉर्मेशन कहते हैं। और युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के बाद पौधों में बीज और फल का निर्माण होता है, और जंतुओं में पौधों में यहाँ पे बीज और फल का निर्माण होता है, और यहीं पे जंतुओं में क्या होगा, तो फीटस का निर्माण होगा। फीटस विकसित होगा तो शिशु बनेगा, और शिशु का क्या होगा, तो शिशु प्रसव के पश्चात शिशु का प्रसव होगा, प्रसव के पश्चात शिशु जन्म लेगा। इसके बाद माता से दुग्ध स्त्रवण होगा। तो लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्त्रवण की क्रिया प्रारंभ होगी जो शिशु के लिए आवश्यक होती है। शिशु उसी पे आधारित होते हैं। इस तरीके से आपका जो लैंगिक जनन 3 घटनाओं में कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन हो रहा है। कभी कभी कुछ अपवाद भी होता है, हर जगह अपवाद होता है, तो यहाँ भी एक अपवाद है। यहाँ भी एक घटना होती है, ये आप लोग नोट कर लोगे, जिसमें बिना निषेचन के भी जीवों का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या घटना है उसे हम थोड़ा देख लें। निषेचन तो होता ही है, लैंगिक जनन की प्रमुख घटना निषेचन होती है, लेकिन लैंगिक जनन में ही कभी कभी बिना निषेचन के भी जीवों का निर्माण हो जाता है, और इस घटना को हम अनिषेक जनन कहते हैं। इसको इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ देखा हमने कि मादा युग्मक का निर्माण मादा जनन अंग के अंदर में होता है, नर युग्मक का निर्माण नर जनन के अंग के अंदर में होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, उसके बाद से उनका संलयन होता है, और संलयन के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन इस केस में मादा युग्मक का निर्माण मादा शरीर के अंदर तो होता है, बट मादा युग्मक नर युग्मक के साथ संलयित नहीं होते हैं, और बिना नर युग्मक के संलयन के ही युग्मनज का निर्माण होता है, उससे भ्रूण बन जाती है, और इस तरीके से शिशु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं अनिषेक जनन। आप मधुमक्खी में ये घटना आसानी से देखेंगे। मधुमक्खी में जो मधुमक्खी अंडे देती है उसमें से कुछ अंडे निषेचित होते हैं। निषेचित होने के बाद जो मधुमक्खियां बनती हैं वो फीमेल मधुमक्खियां वो जो होती हैं वो मादा मधुमक्खी बनती हैं, और जो कुछ अंडे जिनका निषेचन नहीं हो पाता है वो बिना निषेचन के ही मधुमक्खी में परिवर्तन हो जाता है उनका, और वो नर मधुमक्खी का निर्माण कर लेते हैं। तो बिना निषेचन के नर मधुमक्खी के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। तो मधुमक्खियों में, रोटिफर्स में, इन जीवों में हमें अनिषेक जनन देखने को मिलता है, और बड़े जीव विकसित जीवों में हमें निषेचन के द्वारा ही जनन देखने को मिलता है। छोटे जीवों में अनिषेक जनन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हो गया आपका ये घटना कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे बात करनी है थोड़ी सी, कि जो हमने घटना पढ़ी निषेचन पश्च घटना में, तो आपने देखा कि किसका निर्माण हुआ था, तो युग्मनज का निर्माण हुआ था। युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ था। तो ये भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पे भी 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडप्रजक। एक जीव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक को हम लोग इंग्लिश में ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस जीवों में क्या होता है, ओविपेरस जीव वैसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं,
नॉर्मल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि अंडे देने वाले जीवों को हम ओविपेरस कहते हैं। तो अंडे देते हैं तो क्या होता है, अंडे जो देते हैं, अंडे बाहर में देखते हैं कि 21 दिनों तक या हर पंछी का या हर जीव का अलग अलग होता है। उसके बाद उनके अंदर चूजों का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूण से जो शिशु बनने की प्रक्रिया होती है, भ्रूण के विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है, अनप्रजक जीवों में शरीर से बाहर होती है। इसीलिए इनको हम अनप्रजक कहते हैं या फिर अंडा देने वाले जीव कहते हैं। दूसरा जीव होता है जिसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, विविपेरस कहते हैं। तो विविपेरस जीव कैसे होते हैं, विविपेरस जीव में भी निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर ही होती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन ये भ्रूण मादा शरीर के अंदर ही विकसित होते हैं और एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में प्रसव के पश्चात इनका जन्म होता है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं कि ये सजीव प्रजक हैं या विविपेरस हैं, और बच्चे देने वाले जीवों को हम सजीव प्रजक कहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दोनों ही, जिनके अंदर ये दोनों योग्यता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस कहते हैं। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। तो ओवोविविपेरस जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों संरचनाएं होती हैं। उनके अंदर अंडे देने की भी काबिलियत होती है और वो बच्चा भी दे सकते हैं। दोनों तरह के बॉडी स्ट्रक्चर इनके मादा के शरीर में होता है। इनको हम ओवोविविपेरस कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल आता है आपका रेटल स्नेक। रेटल सर्प होता है वो हमारे ओवोविविपेरस कैटेगरी में आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।